हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डिजिटल ई गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एनडी दीक्षित और मैं आपको करा रहा हूं रीट एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस रीट 2021 के लिए। इंग्लिश को मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा रीट के लिए और साथ साथ इंग्लिश से जुड़ी हुई सारी चीजें, नाउन प्रोनाउन वर्ब से जुड़े हुए कॉन्जंक्शंस और आपके क्लॉजेस, इन सारी चीजों को हम डिस्कस कराएंगे जो रीट के और टीचिंग एग्जाम्स में लेवल 1 एंड लेवल 2 में पूछी जाती हैं। सारे प्रीवियस पेपर्स को मैं डिस्कस कराऊंगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको कंप्लीट इंग्लिश करनी है तो आप जो है बॉक्स में दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि आप हमारी लाइव क्लासेस फ्री में कैसे ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही काम की चीजें मिलने वाली हैं। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर उनको डिस्क्राइब भी करूंगा, उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एडजेक्टिव। इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो एडजेक्टिव होता है? तो देखिए, पहला वर्ड है आपका यूज। यूज एक्चुअली एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। ये डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से यूज हुआ है। जैसे अगर मैं यूज करूं व्हाट्स द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस वीडियो, तो यहाँ पर यूज एक नाउन की तरह यूज हुआ है क्योंकि इससे पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। और अगर आई एम यूजिंग दिस पेन, आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप, तो वहां पर यूज वर्ब की तरह यूज हुआ है। यूज एक नाउन भी है, यूजफुल एडजेक्टिव है। यहाँ पर यूजिंग एक नाउन की तरह काम करता है, वो पार्टिसिपल या जेरेंट की तरह बना है, किस तरीके से बना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड यूजफुलनेस भी हमारे आप में एक नाउन है, जिसमें एन ई डबल एस लग जाए वो हमारा नाउन होता है। ये मैं एक सीरीज लेकर के आऊंगा, एक वीडियो पढ़ाऊंगा पूरा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्रीफिक्स और कौन सा सफिक्स लगा करके कौन सा नाउन बनता है, कौन सा एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव से नाउन बनाना, नाउन से एडजेक्टिव बनाना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना, इन सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो यूजफुल यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव हुआ। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, जैसे कि अगर सेंटेंस आ जाए CUPFUL या फिर MOUTHFUL या फिर आपका आ जाए यहां पर स्पूनफुल, स्पूनफुल, तो ये जो है ये हमारे नाउन होते हैं। हालांकि इसमें FUL लगा हुआ है लेकिन ये नाउन होते हैं। अगर आप यूज करेंगे हैंडफुल तो ये भी नाउन है। लेकिन अगर हम देखें यूजफुल, तो यूजफुल हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे हम यूज करेंगे दिस इज यूजफुल फॉर अस, तो इस पर हम पूरा का पूरा एक लेक्चर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में यस करिएगा कि कहां पर ये FUL लगा करके नाउन होता है, कहां पर एडजेक्टिव होता है, कहां पर NESS लगा करके नाउन बनता है और वो कौन सा नाउन बनता है। ठीक है, तो यहां पर यूजफुल एक एडजेक्टिव है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, एडजेक्टिव जनरली जो आपके साइज को बताएं, शेप को बताएं, एज को बताएं, कलर को बताएं, ओरिजिन को बताएं, मटेरियल को बताएं, तो जिस चीज को डिस्क्राइब करेगा, नाउन को जो डिस्क्राइब करेगा, जो क्वालिफाई होगा, वो एडजेक्टिव होता है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इन ऑप्शंस में से सेंटेंस को करेक्ट करना है। माय ग्रैंडफादर वर्क्स वेरी क्विक, फास्टली, फास्ट या नाइस। नाइस तो बिल्कुल होगा नहीं कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही नाइस चलते हैं। यहाँ पर फास्ट हो सकता है, फास्टली बिल्कुल नहीं होगा। फास्टली जनरली एक कह सकते हैं रेजिस्टेंस है कि फास्टली को यूज नहीं करना, इसमें विरोध भी होता है। फास्टली करके कोई वर्ड इंग्लिश ग्रामर में नहीं माना गया है। जनरली ये इंग्लिश में यूज होता है इनफॉर्मल तरीके से। अगर क्विक होता तो क्विक एडजेक्टिव है, इसका एडवर्ब बनाते तो यहाँ क्विकली हो सकता था। सो यू विल गो विद फास्ट, क्योंकि फास्ट एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। आपको मैं सीक्वेंस बता दूं जल्दी से। जैसे कि सेंटेंस आया, ही इज अ बॉय, तो अगर कोई नाउन सिंगुलर होता है और काउंटेबल होता है तो इससे पहले ए जरूर यूज करते हैं। ये ए इस बॉय को बताने के लिए यूज किया गया है। अगर इस सेंटेंस को और आगे बढ़ा दें, अगर मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी बोल रहे हैं। ही इज अ गुड बॉय, अब हमने यहां पर ये यूज किया ही इज अ गुड बॉय, तो यहां पर ए आर्टिकल बॉय के लिए यूज हुआ है, जो यहां पर यूज हो गया है, और गुड जो है वो एडजेक्टिव है। समझ में आ गया? यानी कि नाउन को जो बताने का काम करेगा वो एडजेक्टिव होता है। अगर इस सेंटेंस को और आगे बढ़ा दिया जाए, ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो यहां पर बॉय हमारा नाउन हो गया। नाउन को जो बताए वो एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव को जो बताए वो एडवर्ब होता है। ठीक है, और अगर हमने यूज कर दिया और आगे, ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, तो यहां पर बॉय हमारा नाउन हो गया। नाउन को जो बताए वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को जो बताए
वो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब कोई बताए, यानी कि इस एडवर्ब को जो बता रहा है, ये दूसरा वाला वेरी, ये भी हमारा एडवर्ब है। तो एडीवीटी मैंने एडवर्ब को लिखा है, और ये ए अभी भी इस बॉय को बता रहा है। तो यहाँ पर वेरी फास्ट, तो कह सकते हैं कि फास्ट भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, और एडवर्ब को बता रहा है, तो आप जाएंगे फास्ट के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो फास्ट यूज हुआ है वो एज एडवर्ब यूज होगा। तो यहाँ अगर मैं यूज करूंगा फास्ट बॉलर, देखिए ये जो है इनकी चलने को बता रहा है फास्ट, इसलिए ये एडवर्ब है। और अगर आप यूज करते हो फास्ट बॉलर या फास्ट ट्रेन, तो यहां फास्ट बॉलर में अगर आपने यूज किया तो वो हमारा एडजेक्टिव हुआ। तो ये इसकी एक्सरसाइज और इसका सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर आंसर होगा हमारा सी। ओके, हमारा आंसर सी है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं Which one of the following has correct sentence pattern? अब यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस पैटर्न कौन सा होता है, तो आप सब जानते हो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब यहाँ देखा शी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, शी ऑल द बुक्स, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। अब जनरली स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है, हालांकि आप लोगों को पता होगा, लेकिन आप में से कुछ जो पढ़ रहे होंगे उनको नहीं पता होगा। उनके लिए क्वेश्चन है कि अगर हम यूज करते हैं मोहन पिट गया, मोहन पिट गया, अब अगर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि कौन पिट गया, तो यहां पर मोहन पिट गया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो स्टूडेंट्स 2 मिनट में कहते हैं कि सर सब्जेक्ट यहां पर मोहन है। कैसे? क्योंकि उनको बताया जाता है कि हु लगा दो या कौन लगा दो तो सब्जेक्ट निकल के आ जाता है, लेकिन ये हर जगह सही आंसर नहीं देता, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगा। यहां पर केवल वर्ब को पता लगाइए कि वर्ब जो कर रहा है, काम को जो कर रहा है। आखिर सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट वो होता है डूअर, जो किसी भी काम को करता है, तो करने वाला, ठीक है। हमारी वर्ब क्या होती है? वर्ब जो काम हो रहा है, हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर ये आपका काम का नहीं है तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्ट जिस पर काम का प्रभाव पड़े। जनरली स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, अक्सर करके हमसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ने आते हैं, तो उनसे मैं पूछता हूँ कि माता जी कपड़े धो रही हैं, तो इसमें वर्ब क्या है, तो वो सॉरी सब्जेक्ट क्या है, तो वो धो रही हैं को बोल देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो डूअर होगा, करने वाला होगा, वो सब्जेक्ट हुआ। तो देखिए माता जी कपड़े धो रही हैं, तो यहाँ पर धोना क्रिया हो गई, काम हो गया, वर्ब हो गया, और जो धोने का काम कर रहा है वो माता जी है, वो सब्जेक्ट हो गई। यहाँ पर काम क्या हो रहा है? पिटना। पिटा कौन? मोहन। हाथ पैर किसके टूटे? मोहन के। मुंह लाल पीला किसका हुआ? मोहन का। हॉस्पिटल में कौन एडमिट हुआ? मोहन। तो किए गए काम का प्रभाव मोहन पर पड़ा, जितना भी प्रभाव पड़ा मोहन पर पड़ा, तो मोहन ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है ना। मोहन हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट तो वो है जो उसको पीट पाट करके चला गया। तो किए गए काम का इंपैक्ट जिस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। शी यानी कि उसने, पुट यानी कि रख दी, ऑल द बुक सारी किताबों को, ऑन द टेबल ये हमारा प्लेस हो गया, प्रीपोजिशन से नाउन कनेक्टेड है। अब यहां पर किताबें हमारी ऑब्जेक्ट हो गई, और पुट हमारी वर्ब हो गई, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इसलिए ये गलत। शी पुट ऑन द टेबल, ये भी गलत। शी ऑन द टेबल, ये भी गलत। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को ध्यान रखिएगा। जनरली अगर मोहन पिट गया तो मोहन ऑब्जेक्ट है, कुर्सी टूट गई तो टूटने का इंपैक्ट कुर्सी पर पड़ा है, तो कुर्सी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कुर्सी अपने आप नहीं टूट सकती। पिटने का इंपैक्ट मोहन पर पड़ा है, हाथ से लात थप्पड़ मोहन पर पड़े हैं, तो मोहन ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा दूसरी बात, पुट की फर्स्ट फॉर्म भी पुट होती है, सेकंड फॉर्म भी पुट होती है, और थर्ड फॉर्म भी पुट होती है। तो यहां पर एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस यूज करते हैं, लेकिन यहां पर कहीं यूज नहीं हुआ। तो ये पुट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि V2, ये पुट की सेकंड फॉर्म है, और पुट की सेकंड फॉर्म भी पुट होती है। इसका मतलब हुआ शी पुट ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, उसने सारी किताबें मेज पर रख दी। आप इसको 2 बार सुनिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ जरूर बताइएगा, सजेशंस दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए प्रोनाउन यूज करना है। दिस बुक इज एंड द वन इज माइन। अक्सर करके ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। जैसे सेंटेंस आ जाए, यहां पर हम अगर यूज करें
कि दिस इज माई बुक। तो अगर किसी भी पजेसिव वर्ड के साथ में, मैं ये नहीं बता रहा कि ये पजेसिव एडजेक्टिव है या पजेसिव प्रोनाउन, यहां पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले जो प्लेस होता है वो एडजेक्टिव का होता है। दिस इज माई बुक, जब कभी भी पजेसिव वर्ड के बाद में नाउन दे रखा हो तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है। यहां पर माई लिखेंगे, और अगर आप इस सेंटेंस में बुक को पहले ले आते हैं, यहां ये दिस क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पे कमांड होनी चाहिए तगड़ी, अगर आप चाहते हैं तो इस पे एक लेक्चर बना दूंगा। यहां पर दिस जो है वो प्रोनाउन है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है, वर्ब से पहले नाउन या प्रोनाउन आता है सब्जेक्ट की तरह से। वैसे ये सब्जेक्ट नहीं है, तो अगर हमने यूज किया दिस इज माई बुक तो दिस प्रोनाउन है, और अगर आपने यूज किया दिस बुक, अगर बुक पहले आ गया तो एज और फिर यहाँ पर माइन यूज होगा, तो ये हमारा यहाँ एडजेक्टिव था माई, और यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया पजेसिव प्रोनाउन, और ये बुक से पहले आ गया, बुक नाउन है, तो ये दिस यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये दिस प्रोनाउन का काम कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर के 4 को कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर यूज हुआ दिस बुक इज, तो यहाँ बुक पहले आ गई तो इसीलिए योर्स हो जाएगा, और आवर बुक हट गया, योर बुक हट गया, योर्स बुक्स नहीं लिखेंगे दोबारा से, केवल योर्स, एंड द वन इज माइन, तो यहाँ पर माइन, यहाँ पर भी माइन क्यों यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी बुक को यूज नहीं किया गया है इसके बाद में, और यहाँ पर बुक पहले यूज हो गई है दिस के साथ में, तो यहाँ पर योर्स आएगा। जैसे एक बार और आपको बता दूं, दिस इज योर बुक, तो यहां पर योर सही है क्योंकि इसके बाद में नाउन दे रखा है, और अगर इस बुक को पहले ले आए दिस के साथ में, दिस बुक, तो आप यूज करेंगे इज योर्स। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे ही दिस बुक इज माइन, दिस इज माई बुक। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इस पे पूरा का पूरा पजेसिव केस पढ़ेंगे हम, कभी भी समय मिला तो, कि आई एम गोइंग टू माई अंकल्स, तो अंकल्स क्यों लगाया, अंकल्स हाउस क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा योर्स, आप यहाँ इन पर जो मैंने अभी बताया है इससे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, व्हाई शी। अब आप जानते हो ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है जो WH वर्ड होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, अगर नॉट होता है तो सब्जेक्ट के बाद आता है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो भी फॉर्म्स आती हो, अगर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आपकी, हैज हैव हैड, तो थर्ड फॉर्म आएगी, तो मेन वर्ब आएगी अपनी मेन फॉर्म के साथ में, और उसके बाद में अदर वर्ड्स। सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड हो गया व्हाई, फिर यहाँ आ गया शी, तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, ध्यान रखिए, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सो अर्ली यूज कर दिया गया है, और ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अगर आपने टेंस जानते हैं तो इजीली जानते होंगे, शी हो गया सब्जेक्ट, नॉट इसमें है नहीं है, लीव क्योंकि डेड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। चीजें जितनी आसान होती हैं उतनी ही खतरनाक हो जाती हैं ओवर कॉन्फिडेंस में, तो ध्यान रखिएगा, आंसर होगा हमारा बी, इसका आंसर बी होगा। जैसे अगर मैं यूज करता हूं ही इज लेट, अगर मैंने यूज करता हूं कि ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया, ठीक है। अगर मैंने इसको इंटरोगेटिव यूज किया तो डिड ही गो टू मार्केट, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। अगर मैंने इसको क्वेश्चन वर्ड के साथ यूज किया तो व्हाई डिड ही गो टू मार्केट, व्हाई डिड ही गो टू मार्केट। इसी तरीके से यू प्ले, आप खेलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू यू प्ले, क्या आप खेलते हैं, ये इंटरोगेटिव है। और क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर मैं यूज करूं तो हम यूज करेंगे व्हाई डू यू प्ले, क्लियर। और आप क्यों नहीं खेलते हैं, व्हाई डू यू नॉट प्ले। थैंक यू वेरी मच। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स करिएगा, मैं आपको वही लेवल दूंगा, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम, पेपर में एग्जैक्ट मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। यहां पर करेक्ट सेंटेंस को आपको बताना है। यहां पर ध्यान रखिएगा, शॉप यूज हुआ है, यहां शॉप्स यूज हुआ है, शॉप्स के साथ में आर आना चाहिए था, क्योंकि देयर के साथ में जो वर्ब आती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट है कि देयर के साथ में जो वर्ब आती है वो उसके बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। जैसे हमने यूज किया देयर इज अ बुक, अगर एक किताब है तो इज, और देयर
आर बुक्स, अगर बहुत सारी किताब हैं तो आर। अब यहां पर शॉप्स आया है तो एज नहीं होना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है। यहां शॉप आया है तो आर नहीं होना चाहिए, एज होना चाहिए, ये सेंटेंस गलत है। यहां पर आर ए शॉप इसलिए गलत हो गया, एज भी लगा हुआ है, शॉप भी लगा हुआ है। और जब कभी भी कोई नाउन सिंगुलर काउंटेबल में यूज किया जाए तो वहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन एक वचन और वो भी गिने जाने वाला नाउन, तो उससे पहले आर्टिकल ए जरूर होना चाहिए। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि ही प्रोवाइड्स मी विद जॉब, तो ये गलत हो गया था क्योंकि जॉब काउंटेबल है, तो इससे पहले ए यूज होगा। ही प्रोवाइड्स मी विद अ जॉब, विद अ जॉब, इस तरीके से हम यूज करेंगे, ही प्रोवाइड्स मी विद अ जॉब। प्रोवाइड के साथ में जनरली विद प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, कई कई जगह पर न्यूज़पेपर्स में नहीं मिलता, लेकिन ग्रामेटिकली इसका यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पर आप सब जानते हैं नोज, के एन ओ डब्ल्यू, नो, इज नोइंग, अ नो, तो सब्जेक्ट प्लूरल भी होता है, तो हो सकता है सिंगुलर भी हो सकता है, बट आंसर इस क्वेश्चन पेपर में ये सजेस्ट किया गया था क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस और ईएस हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द फोन रैंग वी, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है टेंस का। टेंस का ये कॉन्सेप्ट है कि इफ योर सेंटेंस स्टार्ट इन पास्ट, अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा भी पास्ट में बनेगा। अगर आपका पहला सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट में स्टार्ट है तो दूसरा प्रेजेंट में रहेगा, और अगर पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में है और दूसरे सेंटेंस में सदा सत्य रहने वाली बात है, सदा सत्य रहने वाली बात, यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, तो वो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। एक और चीज आपको बता दूं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मैं द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, या फिर ये वाला सेंटेंस आ जाए, ही सेड दैट मोहन पास्ट, तो ये वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो ये वाला भी पास्ट में है, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। यहां पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्सेप्ट से बनेगा, ही सेड, ये बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन रखा गया है, दैट मोहन हैड पास्ट। अब इसको डबल पास्ट में क्यों किया, पास्ट परफेक्ट में क्यों किया, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर दो सेंटेंस पास्ट में है, अगर दो सेंटेंस पास्ट में है, अगर दो सेंटेंस पास्ट में है और उसमें एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में हुआ है, तो जो पूर्व पास्ट होता है यानी कि पहले वाला पास्ट, उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, इसलिए इसके साथ हम गए। उसने कहा मोहन पास हो गया, तो मोहन पास हो गया तभी तो उसने कहा, तो पूर्व पास्ट ये वाला हुआ, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में यूज किया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। फिलहाल हम ये देखते हैं, व्हेन द फोन रैंग वी वॉच द टेलीविजन, जब फोन बजा हम टीवी देखते थे या देख रहे थे, या वर वॉच या वर वॉचिंग, तो यू विल गो विद डी। तो यहां पर आंसर होगा आपका वी वर वॉचिंग द, वी वर वॉचिंग टेलीविजन, तो यहां पर आंसर डी होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हमने टीवी देखा जब उन्होंने फोन किया, तो यहां पर आप वर वॉचिंग के साथ में जाएंगे क्योंकि काम प्रोग्रेसिव होगा। जब आप मुझसे टेंस पढ़ेंगे तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा और बोर्ड पर आपको टेंस पढ़ाऊंगा कि यहां पर वर वॉचिंग क्यों हुआ, हेड वॉच्ड का ऑप्शन है इसमें है नहीं, और व्हेन के साथ में कंडीशनल सेंटेंस है तो कुछ और फ्रेमिंग क्यों नहीं यूज हुई, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। नेक्स्ट, इफ राधिका हैड रिसीव्ड एन इनविटेशन, अगर राधिका को इनविटेशन मिल जाता, she would have gone to the party, तो वो पार्टी में चली जाती, इसका मतलब राधिका को इनविटेशन नहीं मिला। The above sentence यहाँ पर दे रखा है कि the above sentence tells, यहाँ tells यूज होगा, ये प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। The above sentence tells us that Radhika did not receive the invitation, तो आप आंसर जाएंगे ए के साथ में, had received the invitation, अगर उसको इनविटेशन मिल जाता तो वो ऐसा क्यों लिखती कि अगर इनविटेशन मिल जाता तो वो पार्टी में चली जाती। इज वेटिंग नहीं होगा, डिड नॉट वांट टू गो नहीं होगा, यहां पर यूज होगा इफ राधिका हैड रिसीव्ड एन इनविटेशन, अगर राधिका को इनविटेशन मिल जाता, शी वुड हैव गॉन टू द पार्टी, तो वो पार्टी में चली जाती। तो डिड नॉट रिसीव द इनविटेशन यानी कि उसको इनविटेशन नहीं मिला, क्योंकि यहां पर इफ लगी हुई है इसमें, अगर राधिका को इनविटेशन मिल जाता। ये कॉन्सेप्ट मैं इन शॉर्ट बता दूं आपको, अगर पहले वाले सेंटेंस में इफ के साथ में वर लगा हुआ है तो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वुड एंड वी वन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अगर इफ वाले क्लॉज में हैड लगा हुआ है या वी सेकंड लगी हुई है तो दूसरे वाला यूज होगा वुड एंड वी वन। और अगर पहले वाले सेंटेंस में इफ के साथ हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो दूसरा वाला यूज होगा वुड हैव एंड वी थ्री वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक करके। जैसे इफ आई वर ही, मैंने यहां पर नहीं लिखा कुछ भी क्योंकि एक साथ दो कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि मैं एक राजा होता या मैं एक शक्तिमान होता या मैं प्रधानमंत्री होता। इफ आई वर ही, तो यहां पर ये जो वर्ब है स्टेटिव वर्ब, इसके साथ में यहां पर सब्जेक्टिव केस ही यूज होता है दोनों तरफ। इफ आई वर हिम यूज नहीं होगा। इफ आई वर ही, तो यहां पर इफ के साथ में वर दे रखा है आई वुड पास, तो मैं पास हो जाता। ध्यान रखना, इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है वर आई ही, अगर मैं वह होता। वही के सेम कॉन्सेप्ट है। अगर इफ के साथ लिखेंगे तो इफ आई वर ही, अगर बिना इफ के लिखेंगे तो वर आई ही, और दूसरा ऐसे यूज होगा आई वुड पास। दूसरी का एग्जांपल बता देता हूं, जल्दी बता रहा हूं, आई एम सॉरी। इसका तीसरे का बता देता हूं। इफ ही हैड टोल्ड मी, अगर उसने मुझे बताया होता आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी मदद कर देता। तो यहां पर हैड इफ लगा हुआ है, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो दूसरे में वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर था, इफ के साथ में आपको यहां पर मिला, इफ के साथ में हैड के साथ थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की, तो दूसरे में आपने यूज किया वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म। बस वही कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर बिना इफ के लिखेंगे तो हैड ही टोल्ड मी, और दूसरा वाला क्लॉज ऐसे यूज हो जाएगा जैसे ऊपर दे रखा है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूरा लेक्चर इसका ले लीजिएगा। मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा, और समझेंगे तो आपको समझ में आ भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, fill in the appropriate determiner, the ring is made of gold। तो यहां पर हमने यूज किया है made of gold। अगर वाइन की बात करते हैं तो वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स हम जनरली यूज करेंगे, क्योंकि वो जब चीजें बदल जाती हैं तो वहां पर फ्रॉम यूज करते हैं। अब रिंग जो है गोल्ड की बनी तो गोल्ड की ही रही, इसलिए ऑफ यूज करेंगे जब मटेरियल एक जैसा रहता है। तो द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यहाँ पर नो डिटरमाइनर आएगा क्योंकि गोल्ड से पहले या किसी भी मटेरियल नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता। अगर उसको अप्रोप्रिएटली बोला जाए, अगर उसको इंडिविजुअली किसी से रिलेट किया जाए तो आ जाएगा, जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल, तो आ जाएगा। ऐसे ही मिल्क से पहले नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं यूज करूंगा द मिल्क ऑफ काउ तो आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आंसर होगा सी। Question number 11. Complete the sentence by putting an appropriate determiner. You should always carry umbrella with you. Umbrella के साथ आप जानते हो साउंड आ रहा है अ का, umbrella। हिंदी साउंड देखते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। भी देखते हैं, लेकिन मैंने यहाँ भी क्यों लिखा, क्योंकि अगर ऐसे होता यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, तो इसका हिंदी में साउंड बन रहा है यू, यूनिवर्सिटी। तो यहां पर या यज्ञ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर आएगा आपका ए, लेकिन अम्ब्रेला में छोटे अ से स्टार्ट हो रहा है तो आएगा एन, तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, मंजीत said to Anisha, could you please open the window? In the above sentence, Manjit is asking a question, giving an instruction, offering advice or making request। रिक्वेस्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पर प्लीज का यूज हुआ, और कुड और वुड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट बताते हैं। आप प्लीज मुझसे जुड़िए तो सही, मैं आपको मॉडल वर्ब्स भी कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 13, no other member in the family is as intelligent as Raju। The above sentence has the same meaning as Raju is intelligenter। intelligenter तो कभी नहीं होता क्योंकि more intelligent इसकी डिग्री होती है। यहाँ पर राजू is not intelligent, ये भी नहीं है। राजू is more intelligent than any other member in the family, ये सही है। One other member, ये भी गलत है। इसका कॉन्सेप्ट बता दूं,
नो अदर मेंबर इन द फैमिली इज एज इंटेलिजेंट एज राजू इज। तो देखिए अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है नो अदर, ये डिग्री है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। नो अदर के साथ आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट, फिर वर्ब, एज एडजेक्टिव एज, यहां पर एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में आता है क्योंकि एज के साथ पॉजिटिव डिग्री, और यहां आ जाता है सब्जेक्ट टू। जब ये सब्जेक्ट टू होता है तो हम यहां इसको ले आते हैं कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में एज का प्रयोग होता है। जब इसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट टू इधर आ जाएगा, उसके बाद में वर्ब। जब हम पूरा एडजेक्टिव सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू पॉजिटिव यूज करते हैं तो नॉट और नॉट का चक्कर रहता है कि अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नेगेटिव है तो नीचे वाले अफर्मेटिव रहता है। तो यहाँ पर नो अदर यूज हुआ है तो ये हमारा अफर्मेटिव रहेगा। सब्जेक्ट टू वर्ब, फिर कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में ये डिग्री चैप्टर आपको पढ़ना है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सब्जेक्ट टू वर्ब कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हम यूज करते हैं देन, और देन के बाद में नो अदर का हो जाता है एनी अदर, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ जाएगा। तो इसको सब्जेक्ट वन मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला माना हुआ फॉर्मूला है। जैसे सेंटेंस आ जाए नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम, तो यहां बस ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है क्योंकि इसमें एज का यूज हुआ है। कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सब्जेक्ट टू लेकर के आएंगे, ऊपर देखिए सब्जेक्ट टू, तो राम, फिर वर्ब, राम सिंगुलर है, एज, कंपैरेटिव डिग्री, गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बेटर। अब एज कहां गया, एज तो पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री में राम इज बेटर। बेटर के बाद कंपैरेटिव डिग्री हमने लगाई देन, तो राम इज बेटर देन, और फिर उसके बाद देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, नो अदर का हो जाएगा एनी अदर बॉय, कॉम्प्लीमेंट साथ में आ गया। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर भी नो अदर का आपको मिल गया, ये रहा, राजू इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर मेंबर, ठीक है ना, इंटेलिजेंट से पहले भी मोर लगा हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। चाहते हैं अगर आप उससे जुड़ना तो कंप्लीट करना तो प्लीज मुझे बताइएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। इट वाज कार ही हैड एवर ड्राइवन। इट वाज द मोर कंफर्टेबल, आर्टिकल द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है। वैसे आर्टिकल द के साथ कई सारी जगह पर कंपैरेटिव डिग्री भी आती है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, कभी कराएंगे। इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल, तो कंफर्टेबल हो सकता है, द कंफर्टेबल नहीं होगा, द कंफर्टेबलेस्ट नहीं होगा, तो आंसर होगा बी। इट वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल कार ही हैड ड्राइवन, क्योंकि आर्टिकल द के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है और सब में द लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15, choose the sentence which has the same meaning as the following sentence. Mahima got a higher grade than any other student in the class. तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। महिमा गॉट अ हायर ग्रेड, महिमा को हायर ग्रेड मिला देन, यहाँ पर ये देन नहीं दैट नहीं देन है, देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। तो महिमा गॉट द हायर ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, ये ऐसा कैसे यूज हो गया है, महिमा गॉट अ हाई ग्रेड देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पर अ हाई ग्रेड यूज हो गया है और देन लगा हुआ है तो देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए थी। महिमा गॉट द हाईएस्ट ग्रेड, भाई ये कह रहा है महिमा गॉट अ हायर ग्रेड, महिमा को हायर ग्रेड मिला है किसी अन्य स्टूडेंट से, एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, तो महिमा गॉट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास, यू विल गो विद सी। अब ये क्यों हुआ तो आपको डिग्रीज इसकी समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सेम मीनिंग इसी इसी सेंटेंस में आ रहा है, महिमा गॉट द हायर ग्रेड। अब यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल नहीं आता, इसलिए इसको गलत किया गया। दोबारा से समझ लीजिए, कंपैरेटिव डिग्री के साथ यहाँ अगर देन आ गया है तो द कतई नहीं आएगा कंपैरेटिव डिग्री से पहले, देन नहीं है तो कॉन्सेप्ट है दो तीन जहां पर यूज हो जाता है। महिमा गॉट अ हाई ग्रेड, देन के साथ में कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए थी, इसलिए ये गलत हो गया। महिमा गॉट द हाईएस्ट ग्रेड इन द क्लास, ये सही है क्योंकि सेंस एक जैसा होना चाहिए। महिमा गॉट द हाईएस्ट मोस्ट बिल्कुल गलत हो गया, और यहां पर ये देन है, तो इसलिए हम जाएंगे आंसर सी के साथ। थैंक यू वेरी मच। आगे के 15 क्वेश्चंस में हम कुछ फोनेटिक साउंड्स के क्वेश्चंस को भी करेंगे, कुछ लिटरेचर के क्वेश्चंस को भी करेंगे, तो सेकंड वीडियो में आप इसको जरूर देखिएगा, मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, और सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आपको दूसरे दिन ही मिलने वाली है, और इसको जुड़िए हमारे साथ में, हमें मैसेज करिए कंप्लीट रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 की इंग्लिश के लिए।
साथ साथ सुपर टेट, सी टेट और टेट की इंग्लिश के लिए भी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर। बने रहिएगा डिजिटल इंग्लिश गुरुजी के साथ में।